नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1940 से 1947 तक का भारत। आप लोगों ने जहाँ की देख ही लिया होगा, क्या है, अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, 1940 वाला 8 अगस्त 1900, क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे 1942 वाला, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे 1942, कैबिनेट मिशन के बारे में 1946 के बारे में जानेंगे, जून प्लान 3 जून 1947 वाला, जिसे माउंट बेटन योजना भी कहते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और इनके बीच में बाल्कन प्लान है, लियाकत देसाई समझौता है, सारे फैक्ट एक ही वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को पता चलेगा 1940 से 1947 तक की क्या गतिविधियां हमारे देश में चल रही थी, उसके बारे में सारी जानकारी एक ही वीडियो से उनको मिलेगी। और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक से दो से तीन, एक दो तीन तो एक तो कन्फर्म है, और यहाँ तक दो तीन से मतलब 2 से 5 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पीरियड के बीच के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। पहले देखते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या है। अब आप देख लीजिएगा, जो 1940 से 1947 तक का जो भारत था, उसमें पहला क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता कब है, तो 1940 में आता है, 8 अगस्त 1940 को। कब आता है, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1940 तक का। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या है इसके बारे में, देखो है कि प्रस्ताव में पूरी तरह से प्रस्ताव जो था ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था कि इस प्रस्ताव को मान लो डोमिनेट स्टेटस के आदमी। ये संविधान की पहली, जो संविधान हमारा बनने की व्यवस्था थी, उसको पहली बार व्यवस्थित रूप से बताया गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम हमारे साथ में, तुम विश्व युद्ध के साथ, विश्व युद्ध में हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारा संविधान बनाने में। ठीक, तो इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। मतलब इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसी टाइम पे एक सत्याग्रह शुरू हुआ जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें पहले जो सदस्य थे वो कौन थे, विनोबा भावे जी, और दूसरे सदस्य जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, तो इसके बारे में ये जान लो। वायसराय उस समय तो लिथिलियांगो था। प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके प्रमुख स्टेटस क्या है, डोमिनेट स्टेटस पर मुख्य कहा गया था, डोमिनेट स्टेटस होगा, उस आधार पर यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाएगी। डोमिनेट स्टेटस का मतलब होता है कि एक डोमिनियन में, ठीक है, मतलब एक देश में अन्य देश का प्रभाव, अन्य देश का प्रभाव। जैसे कि भारत पर बाहरी रूप से ब्रिटिशियों का प्रभाव रहेगा। अगला है भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। इनका मुख्य लक्ष्य था कि भारतीय जब युद्ध में भाग लेंगे, क्योंकि इसी टाइम पे 1939 से 1945 तक क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उनको अंग्रेजों को डर था, क्योंकि भारतीय इसमें साथ नहीं देंगे तो हमारी करारी हार हो सकती है। तो ये भी इसका एक कार्ड था। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार होगा। इसमें अब विस्तार होने का मतलब भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा सदस्यता दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हमको अवसर दिए जाएंगे। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन होगा। युद्ध खत्म होगा, उसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, ना कांग्रेस राजी हुई ना इसमें मुस्लिम लीग, दोनों लोग इसको मना कर दिया, इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 1940 के। इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी के आह्वान पर विनोबा भावे जो पहले सदस्य जुड़ते हैं तो उसका नाम होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। सर्वोदय शब्द गांधी जी ने इसी समय में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया महात्मा गांधी ने, और इसी के द्वारा एक सर्वोदय सभा क्या बनती है, सर्वोदय सभा का गठन करते हैं विनोबा भावे जी। कौन करता है, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वो एक सर्वोदय सभा का गठन करते हैं और उसमें प्रचार प्रसार करते हैं। अगला है क्रिप्स मिशन 1942, खूब पूछा जाता है क्रिप्स मिशन 1942। तो कौन थे भैया, प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा।
क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। कब आया है? मार्च 1942 में भारत में आया। क्यों क्यों ये अलग क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की करारी हार, भारत पर जापान का क्या था? युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इसी के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। भेजने का कार्य यह था कि भारतीयों को युद्ध में, भारतीय सैनिकों को युद्ध में द्वितीय वर्ल्ड वार में शामिल करना। ठीक है, ये इनके प्रमुख कारण थे। तो ब्रिटेन की करारी हार हो सकती थी क्योंकि 3 उस समय धुरी राष्ट्र थे। कौन कौन था? जापान था, जापान, ठीक है, जर्मनी और कौन था? इटली। ये 3 धुरी राष्ट्र थे। तो जापान एशिया का उपनिवेश बनाना चाहता, तो वही डर इनके पास था। फिर प्रमुख प्रावधान क्या थे इनके? प्रमुख प्रावधान देख लो भैया क्या थे। डोमिनियन स्टेटस के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना, जो राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और अंतरराष्ट्रीय निकायों में क्या अपनी भूमिका खुद तय करेगा। लेकिन होगा कौन सा? डोमिनियन स्टेटस, मतलब हम उनको ही अपना सब कुछ, माई बाप या उनका अपना पिताजी जो भी है सब कुछ मान के रखेंगे। किसको? ब्रिटिश कॉलोनी को मान के रखेंगे। लेकिन हम अपने निकाय में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम रहेंगे किसके? अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम उन्हीं के रहेंगे। तो ये भी हम लोगों ने अस्वीकार करना सही समझा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। बात ये सब में रही, अगस्त प्रस्ताव से शुरू हुई थी, यहाँ भी वही बात रही। जिन प्रांतों को यह संविधान स्वीकार नहीं होगा उन्हें संघ से पृथक होने का क्या होगा? पृथक होने का तथा अलग संविधान बनाने का क्या दी गई? छूट दी गई। जो हमारे यहाँ प्रांतीय राजा रजवाड़ा थे उनको क्या दे दी गई छूट? यहाँ पे कहा गया कि तुम इस संविधान सभा के, मतलब इस संविधान बनने के साथ हो या सरकार के साथ हो, तुम चाहो तो अपना अलग संविधान बनाना, अपनी अलग देश से अलग। संघ मतलब देश से अलग होना, संघ का मतलब सीधा सीधा होता है इस संघ से अलग होना या अपना राष्ट्र अलग स्वयं निर्माण कर लेना। ठीक है, फिर देशी रियासतों को भी ऐसा भी अधिकार दिया गया, देशी रियासतों को भी यही अधिकार दे दिया गया जो छोटे छोटे रजवाड़ा थे। यह व्यवस्था होने तक सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की रहेगी। जब तक ये संविधान बन नहीं जाएगा, देश अलग अलग बन नहीं जाएंगे, तब तक ब्रिटेन ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। गवर्नर जनरल की सभी शक्तियां पूर्वत रहेंगी। जो गवर्नर जनरल था वो भी शक्तिमान रहेगा, उसी के पास जो कि सारी वीटो शक्तियां उसी के पास बनी रहेंगी। अगला है दूसरे प्रस्ताव से भिन्न कैसे था? जो दूसरे प्रस्ताव थे उससे भिन्न भैया क्या था ये? तो इसके बारे में जान लो, भिन्न क्या था। संविधान सभा की ठोस योजना, संविधान सभा की यहाँ पे ठोस योजना बनाई गई। प्रांत पृथक संविधान था, मतलब अलग अलग प्रांतों का अलग अलग संविधान बन सकता है और अलग अलग देशी रियासतें अलग अलग संविधान बना सकती। फिर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बहुत सारे विभाजनों का सुनिश्चित करना। यह क्या था? भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाना इसमें निहित था, क्योंकि सबको अलग अलग सुविधाएं दे दी गई। ठीक, तो यहाँ पे भारत के बहुत सारे टुकड़े हो सकते थे। राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार दे दिया गया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि मतलब बिना डेट का चेक कहा है। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि डेट चेक कहा, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक। यहाँ पे बोला गया चेक तो दिया है लेकिन इस पर डेट नहीं डाली गई, तारीख नहीं डाली गई, बिना तारीख का चेक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस से आधिकारिक वार्ता कौन कर रहा था? वार्ताकार थे पंडित नेहरू, ठीक है, और मौलाना आजाद, क्योंकि मौलाना आजाद उस टाइम कांग्रेस के क्या थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भैया इसी की बात आता है। 1942 क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि भारतीयों को पता चल गया था कि अब बहुत अच्छा समय है, क्योंकि विश्व युद्ध में पूरा ब्रिटेन उलझा हुआ है और हम इसी समय में अपने देश को आजाद करा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जो कि वर्धा में 6 जुलाई से 14 जुलाई में 1942 में कांग्रेस की बैठक हुई। भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पे प्रस्ताव पास किया गया। वहां पे कौन था? अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया तथा इसकी अध्यक्षता जो है थे अब्दुल कलाम आजाद जी कर रहे थे। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। या बोला गया आजादी के साथ रहेंगे या फिर मर जाएंगे या आजाद रहेंगे, तो ये इनके द्वारा नारा दिया गया। फिर हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिट पार्टी ऑफ पंजाब, ठीक है, मुस्लिम लीग, ये सब क्या थी? ये सब इसके पक्ष में नहीं आई। इन्होंने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार किया। इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में पूछेगा किस किसने भाग नहीं लिया, तो हिंदू महासभा, ठीक है, और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी और पंजाब वाली जो पार्टी थी, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये भी याद रखना। इनके द्वारा आरंभ होते ही इस जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे शुरू हुआ, अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर। 1 घंटे के अंदर लोगों को बंद करना के तहत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कहीं नजरबंद कर दिया गया, किसी कोठी में बंद कर दिया गया। तो ये यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा 0 ऑपरेशन पूछेगा। जो क्रांतिकारी उस समय बंद किए गए थे, वो कौन सा अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यह है तो दे देगा क्वेश्चन में, पेपर में
कि ऑपरेशन जीरो किसके लिए चलाया गया था, जीरो आवर किसके लिए चलाया गया, तो बता देना 1942 में जो आंदोलनकारी थे उनको नजरबंदी, उनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे देख लो, इस आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और कमांडर इन चीफ जो था लॉर्ड वेवल था। ठीक है, वही बाद में ये जो लॉर्ड वेवल है वही 1945 में क्या बन जाएगा, भारत का वायसराय बन जाएगा। उसके बाद मुंबई के विभिन्न भागों में गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे वहीं से प्रसारण किया जाता, जो कि मद्रास तक जाता था, फिर मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस आंदोलन को रेडियो पर प्रसारण करते थे। एक महिला सुना हुआ उषा मेहता, जो कि बहुत ही कम उम्र में भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे समूहों को क्या करती थी, अपने द्वारा जानकारी प्रदान करती थी रेडियो के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपालाचारी फार्मूला, गोपालाचारी के बारे में जानते हो, भारत के पहले क्या थे, पहले स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारतीय वायसराय थे, वही गोपालाचारी फार्मूला आता है 1944 में। 1944 में इनके द्वारा गोपालाचारी फार्मूला दिया जाता है। गांधी ने इसका समर्थन किया। क्यों समर्थन किया, कारण जनमत संग्रह होना चाहिए। इन्होंने कहा भारतीयों से पूछा जाए कि आप अंग्रेजों के साथ रहना चाहते हैं कि अपना खुद का संविधान बनाना चाहते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, उस समय भारतीयों के साथ ही रहते भारतीय। फिर विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों तथा प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन आदि के संबंध में दोनों के बीच संयुक्त समझौता हो, मतलब पाकिस्तान विभाजित हो तो उनको दोनों का क्या, ये आवागमन आना जाना ये बंद ना किया जाए, इसमें अभी कोई प्रकार के कोई कानून ना बनाया जाए। फिर आगे, यह बातें पूर्ण आजादी के बाद लागू होंगी। ये बातें जो थी, इन्होंने कहा कि पूर्ण आजाद, जब देश पूरे आजाद हो जाए उसके बाद ये बातें लागू होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। देसाई लियाकत समझौता आता है, कब आता है, 1945 में। देसाई लियाकत समझौता याद करना, 1945 अप्रैल 1945 में आता है। मान लिया पूछ ले कब आता है, तो अप्रैल 1945। ठीक, कब आता है, अप्रैल 1945 में आता है। इसमें क्या होता है, अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा था। जो अंतरिम सरकार बनती है हमारे 1946 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, वो जो अंतरिम सरकार बनती है वो इनके समझौते के तहत बनती है। फिर इसके बाद है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने अपने समान के सदस्यों को नामांकित करें, नामित करें या नामांकित करें। कांग्रेस अपने सदस्य बराबर भेजे और मुस्लिम लीग अपने भेजे। अब 20% जो सदस्य थे वो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। यह सदस्यों की 20% जो संख्या थी, अल्पसंख्यकों के लिए स्थान जो आरक्षित कर दिए गए, उनके लिए रिजर्व कर दिए गए। फिर आगे वेवल योजना, उसके बाद आती है वेवल योजना। 1945 को शिमला समझौता के भी नाम से जाना जाता है। जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का नया प्रस्ताव पेश किया जाए। जब तक क्या कहा गया इनके द्वारा, इसी उद्देश्य से इसी उद्देश्य से, ठीक काट दो भैया, ने जून 1945 में शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, इसके द्वारा भारत के सभी राजनयिक दल को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए क्या प्रस्ताव भेजा गया। कहा गया जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो हमारे साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ शामिल हो और हमारा समर्थन करें, उसके बाद हम भारत को आजाद मुल्क दे के जाएंगे। ये किसका फार्मूला था, ये जो वेवल योजना थी। उस टाइम भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड वेवल थे, जो पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रावधान इसके क्या थे, इसके प्रमुख प्रावधान भैया देख लीजिए क्या थे। हाँ, अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। अपवाद स्वरूप मतलब इन्होंने कहा जो वायसराय होगा या गवर्नर जनरल होगा या कमांडर इन चीफ होगा, सेनाओं का अध्यक्ष होगा, छोड़कर गवर्नर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। इन्होंने कहा जो हमारा जो वायसराय आपकी कार्यकारिणी का होगा वो अंग्रेज होगा और कमांडर इन चीफ जो सेनाओं का प्रमुख होगा वो अंग्रेज होगा। बाकी जितने सदस्य होंगे सब भारतीय होंगे या स्थानीय होंगे। और परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या कहा गया बराबर कर दी जाएगी। हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर की, ये इनके प्रावधान थे। ठीक है, वेवल योजना के। पुनर्गठित परिषद 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार कार्य करेगी। जो समय पे जो हमारे यहाँ कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, वो 1935 भारत शासन ने, जो सुना होगा भारत शासन 1935 के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वही कानून तब तक सरकार चलाने में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये इनके द्वारा बात कही गई। फिर गवर्नर जनरल की वीटो पावर बनी रहेगी। जो गवर्नर जनरल होगा वो अंतिम निर्णय किसके पास रहेगा, गवर्नर जनरल के पास ही अंतिम निर्णय रहेगा। इसमें भी इन्होंने क्या दिखाई, होशियारी दिखाई भाई कि तुम्हारी संख्या भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी, वो मेरे पास रहेगी। ये किसके द्वारा कहा गया, लॉर्ड वेवल के द्वारा कहा गया। युद्ध के बाद नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इन्होंने कहा जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होगा
तब तक जो है नया संविधान नहीं बनेगा, क्योंकि अभी सब जो राजनयिक थे, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, जो वहां के लोग थे, वो सब कहाँ व्यस्त थे, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वहीं पे भिड़े हुए थे। तो उन्होंने ये 1940 से चला रहा था, 1945 तक यही बात चलती रही। फिर आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा क्या है, जिसके द्वारा हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमारी सबसे पहले भारत में कब शुरू होती है, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया गया। इसमें कहा गया पाकिस्तान अस्वीकार है, पाकिस्तान हम किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। प्रांतीय विधानसभाओं का 3 समूहों में विभाजन कर दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं का जो है 3 समूहों में विभाजन कर दिया गया, केंद्रीय, राज्य की और जो है स्थानीय। 3 जगह इनका क्या कर दिया गया, जो संघ होगा, राज्य स्तर होगा, स्थानीय स्तर होगा, स्थानीय स्तर होगा। 3 स्तरों में इनको कहा गया, विभाजित कर दिया गया। फिर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्र प्रांत समूह में विभाजन किया जाए। इन्होंने ये बात यहाँ पर कि केंद्र होगा, प्रांत होंगे और समूह जो बनाएंगे उनको विभाजित कर दिया जाएगा। संविधान सभा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर काम करेगी। बोला गया एक जो सदस्य बनेगा वो 10 लाख व्यक्तियों पर चुनकर जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। टोटल चुने कितने जाने थे, 389 चुने जाने थे, जिसमें एक व्यक्ति को चुने जाने के लिए 10 लाख की संख्या निर्धारित की गई। ठीक है, आगे निर्वाचक मंडल में 3 वर्ग, हिंदू, मुस्लिम और अन्य। हिंदू, मुस्लिम, अन्य मतलब उसमें पारसी आएंगे, जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे और ईसाई आएंगे, पारसी आएंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई। फिर है ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय परिसंघ की स्थापना की। यहाँ पे कोई अलग होने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया कि कोई भी हमारी देशी रियासत वो स्वतंत्र रहेगी। ये सारे यहाँ पे इनके द्वारा खत्म कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय राज्यों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति ना तो ये कहा गया कि हम सत्ता दे देंगे। ब्रिटिश वालों ने कहा, ये उपनिवेश लोग थे, इन्होंने कहा सत्ता हम हस्तांतरित कर देंगे। तब ये भविष्य में बात होगी संविधान सभा से, किसके साथ जाना चाहेंगे, ब्रिटिश के साथ जाना चाहेंगे या कांग्रेस के साथ या भारतीयों के साथ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे इंग्लैंड के पास रहेगी या ना कि भारत के पास रहेगी। भविष्य में क्या बोला गया, भविष्य में संविधान सभा को से बातचीत करके तय किया जाएगा। अब संविधान सभा किसके साथ रहेगी, शायद इस बात भारत के साथ रहेगी, क्योंकि संविधान सभा में सदस्य कौन थे, भारतीय थे। फिर इसके बाद प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। जो प्रांत थे उनको अवशिष्ट शक्तियां मतलब अपने विषय पर कानून बनाने का एकदम उनको प्रभावी ढंग से उनको ताकत दे दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जिन पे भविष्य में कुछ हो जाए उन पे क्या कानून बना सके, वो अवशिष्ट शक्तियां जो प्रांतों को दे दी गई। और क्या है, वायसराय के पास वीटो शक्ति बने रहेगी। यहां भी कहा गया जो वायसराय की जो शक्ति है अभी वीटो शक्ति उसी के पास रहेगी, ना कि अभी संविधान सभा के पास रहेगी। फिर है गांधी जी ने पूरी तरह से इसका समर्थन किया। तो सबसे पहले जो गांधी जी हैं, इसीलिए कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ क्या है, सफल माना जाता है संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, संविधान सभा बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन है सफल माना जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस समय कांग्रेस के क्या अध्यक्ष थे, क्योंकि 1940 से 1946 तक हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैंने कांग्रेस वाला वीडियो बनाया है। 1940 से 1946 तक के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि 1941 में लास्ट अधिवेशन होता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सब गिरफ्तार हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा नेता। तो इसके बाद कोई आंदोलन हो नहीं पाते, कोई बैठक हो नहीं पाती, तब तक यही बने रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को इनके द्वारा घोषणा की जाती है। क्या होता है, 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ये कहते, लेकिन सौंप कब दी जाती, 15 अगस्त 1947 तक ही भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। तब तक संविधान नहीं बना तो सरकार सोचेगी कि किसको सत्ता सौंपी जाए। ये बात इन्होंने कही कि तब तक जो संविधान नहीं बना तो फिर सरकार सोचेगी। सरकार मतलब ब्रिटिश वाले प्रधानमंत्री, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश जो हमारी वहां की सत्ता थी वो सोचेगी किसके पास सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। तब तक फिर आगे वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का क्या बना के, वायसराय बना के भेजा गया। ठीक, ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वेवेल का कार्यकाल पूरा हो जाता है। पाकिस्तान निर्माण का भाव निहित था। यहां पे आता है पाकिस्तान का भाव निहित था। याद रखना, सबसे पहले यहीं पे भी मांग भी मान ली जाती। जब इसके बाद आएगा जून प्लान या माउंटबेटन योजना, उसमें पाकिस्तान की शर्त मान ली थी, पाकिस्तान देश निहित था। तो ये पूछे प्रधानमंत्री इटली की घोषणा पाकिस्तान की भाव जो निहित था, और यहाँ पे मांग भी मान ली जाती है। आगे बढ़ते हैं।
माउंटबेटन योजना से जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। माउंटबेटन योजना जो थी उसको हम जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसे जून प्लान भी कहते हैं या डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। इसका और एक नाम है डिक्की बर्ड प्लान। डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, विभाजन के साथ स्वतंत्रता का प्रावधान होगा। विभाजन के साथ स्वतंत्रता का प्रावधान होगा। दोनों देश अलग अलग बनेंगे दो डोमिनियन स्टेटस के आधार पे। दोनों डोमिनियन के साथ दो संविधान सभाओं का निर्माण होगा। दो डोमिनियन मतलब दो आजाद देश होंगे, दो आजाद मुल्क होंगे। फिर उसमें एक बेतकारी रजवाड़ों को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर वो भारत के साथ जाएं। उनके साथ कोई स्वतंत्रता का कोई भाव नहीं था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। तो पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त। और भारत 14 अगस्त को क्या मनाता है? विभीषिका दिवस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। तो भारत इसको कौन से दिवस के रूप में मनाता है? विभीषिका दिवस। कब से शुरू हुआ? 2000 इसकी 21 से शुरुआत हुई मोदी जी के टाइम में। और ये 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी क्या मनाता है? आजादी मनाता है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। शाही पद भारत का सम्राट समाप्त कर दिया। जो अभी शाही पद था भारत का सम्राट, वो पद जो है समाप्त कर दिया गया। यहाँ से भारत का कोई शाही पद नहीं, क्योंकि अब स्वतंत्रता अधिनियम ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो शाही पद था उसको समाप्त कर दिया। इसकी जगह पर राष्ट्रपति चुने गए। जो 24 जनवरी 1947 का हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर शाही पद भारत का सम्राट जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान कहलाएंगे। वो सारे प्रदेश या सारे क्षेत्र भारत में या भारत कहलाएंगे जो अभी तक पाकिस्तान में जो शामिल हो चुके उनको छोड़ के। जो पाकिस्तान में चले गए वो पाकिस्तान कहलाएंगे। जो भारत में हैं और जो नहीं है उनको भी भारत ही कहलाया जाएगा। और भारत में उनको आज तक भारत में शामिल कर लिया गया। प्रत्येक के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, यदि दोनों चाहे तो। दोनों एक ही गवर्नर से काम चला सकते, चाहे तो अलग अलग गवर्नर बना सकते। लेकिन यहाँ पे इस बात को नहीं बना, तो दोनों ने अपने अपने गवर्नर चुने। ठीक है, एक ही व्यक्ति हो सकता है। इन्होंने ये बात कही। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव दोनों राज्यों के लिए, दोनों राज्यों मतलब दोनों देशों के लिए लागू रहेगा। पाकिस्तान के लिए भी वही अधिनियम चलेंगे, वही कानून भारत में भी चलेंगे। चलाने के लिए क्या सहायता प्रदान के जब तक नए संविधान का प्रत्येक राज्य को ना मिल जाए या उनकी अपना न लिया जाए। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई। वायसराय का पद समाप्त कर उसके स्थान पर गवर्नर जनरल। वायसराय का पद देखो, इसीलिए भारत के जो वायसराय भी श्री राजगोपालाचारी को कहते हैं। और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी भारतीय बोले जाते हैं, श्री राजगोपालाचारी। संविधान सभा को शक्ति दी गई कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। संविधान सभा को यह पावर दी गई, जो ब्रिटिश कानून थे उनको समाप्त कर सकती थी। संविधान सभा के पास ये पावर शक्तियां प्रदान कर दी गई। उसके बाद है इस कानून के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अभी तक सुना होगा भारत सचिव और भारत का वायसराय। जैसे मार्ले मिंटो, मार्ले भारत सचिव होता था, मिंटो कौन होते थे? सॉरी, मार्ले जो थे भारत सचिव थे और मिंटो कौन थे? भारत के गवर्नर वायसराय थे। ऐसे ही इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई। ठीक है, आगे बस इतना था, यहां तक ही था 1940 से 1947 तक का भारत। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये SST क्लास के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट उनको ये जो पीडीएफ दी जाएगी और इससे पहले जो क्लासें हो उसकी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू। सभी को यदि क्लास पसंद आई हो, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।